हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं कमेश कुमार और आप लोगों को स्वागत करता हूं सर्च टॉपर्स की परिवार में। तो मैं बात करूंगा बिहार बोर्ड की 10वीं की जो छात्र छात्राएं हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि कहते थे कि सर मुझे पढ़ाई में उतनी मन नहीं लगती है, पढ़ाई करते हैं भूल जाते हैं। तो इन बच्चों के लिए अब हमारी टीम बिहार बोर्ड के लिए अब हम लोग लेकर के आए हैं सर्च टॉपर्स। सर्च टॉपर्स के माध्यम से हम उन बच्चों को सर्च करेंगे जिनको टॉपर्स बनने की सपना तो है, किंतु पढ़ाई में थोड़ी दिलचस्पी कम रहती है या फिर पढ़ाई करते हैं और भूल जाते हैं। तो हम इन बच्चों को सर्च करके हम लोग उसे टॉपर्स बनाने की सपना को हम लोग पूरा करेंगे, क्योंकि हमारी अभियान है, ये सर्च टॉपर्स की ही अभियान है बच्चों। हम जो सर्च टॉपर्स की परिवार है उसकी अभियान है, हमारी अभियान टॉपर्स की पहचान। तो हम लोग टॉपर्स की पहचान करके उसके सपना को साकार करने वाले हैं, समझ रहे हैं ना। तो अब बात ये है कि हम लोग बारीकी से हर छोटी से छोटी मुद्दा पे जो हमारी टीम है, सर्च टॉपर्स की जो टीम है, वो बच्चे की छोटी से छोटी मुद्दा को यहाँ से क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये कि बिहार बोर्ड के जो 10वीं के छात्र छात्रा है उसके लिए स्मार्ट एजुकेशन की अब से पहल शुरू हो गई है, समझ रहे हैं ना। अब बिहार बोर्ड के बच्चों को भी सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है कि सीबीएसई बोर्ड वाले हमसे आगे हैं। भाई क्यों आगे हैं? अब आप लोगों के लिए हम लोग भी लेकर के आ गए हैं स्मार्ट एजुकेशन। और किसके माध्यम से? सर्च टॉपर्स के माध्यम से। हमारा अभियान ही है टॉपर्स को सर्च करना, समझ रहे हैं ना। तो चूंकि क्या है कि हम लोग ने इस सेशन में, चूंकि हमारे पास 1 महीने का समय बच गया है और इस 1 महीने के बाद जो है 10वीं की एग्ज़ाम होने वाली है, तो इसी 1 महीने में हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी कि सर्च टॉपर्स के माध्यम से जो बच्चे जुड़ रहे हैं हमारे परिवार में, सर्च टॉपर्स की परिवार में जो बच्चे जुड़ेंगे उसे कम से कम एटलीस्ट फर्स्ट डिवीज़न कराने की तो गारंटी पक्की है, समझ रहे ना। तो आप लोग सर्च टॉपर से जुड़ना ना भूलें। और आज की इस पहली लेक्चर में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं संस्कृत से, क्योंकि संस्कृत में नंबर उठाना बहुत ही आसान होता है। बस थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा क्यूरियोसिटी को दिखाएंगे, थोड़ा सा इंटरेस्ट आप दिखाएं, बाकी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए और देखिए किस तरह से हम लोग आपकी सपना को पूरा करते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, आज का पहला लेक्चर सर्च टॉपर्स की परिवार में है संस्कृत का, और ये है आपका मंगलम। मंगलम का चूंकि बात ये है बच्चों कि अभी जिन बच्चों को लगता है कि हमारे पास हमने सिलेबस पूरा नहीं किया है किंतु हमें फर्स्ट डिवीज़न, एटलीस्ट फर्स्ट डिवीज़न तो चाहिए, तो इसके लिए सबसे सिंपल सी उपाय है। सिंपल सी उपाय क्या है कि आप सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के ऊपर पकड़ कर लें, समझ रहे हैं ना। किसके ऊपर? ऑब्जेक्टिव के ऊपर आप पकड़ कर लें। और उसके बाद देखिए होता यह है कि आपको 50 नंबर का क्या पूछा जाता है? ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, समझ रहे हैं। और ऑब्जेक्टिव में ना तो आपकी राइटिंग की ज़रूरत है कि अच्छी राइटिंग है या ख़राब राइटिंग है, राइटिंग की कोई इसमें बोलबाला नहीं है, समझ रहे हैं ना। अब आपको सिर्फ अगर ऑब्जेक्टिव पे पकड़ है और अगर आप अच्छा से अगर ऑब्जेक्टिव की तैयारी करते हैं तो कम से कम 50 में तो आप 45 तो ला ही सकते हैं। 50 में 45 लाने वाले तो 48 भी लाते हैं बच्चों। क्योंकि मैं इस हिसाब से बोल रहा हूँ कि आप लोगों के लिए मैं मात्र 1 महीने का समय लेकर के आया हूँ। इस 1 महीने में एटलीस्ट फर्स्ट डिवीज़न की गारंटी है। फिर नेक्स्ट सेशन में हमारा अभियान ही रहेगा टॉपर्स की पहचान करने की, समझ रहे हैं ना। पूरे बिहार में ढूंढ करके हम टॉपर्स को सर्च करेंगे, ठीक है। तो क्या है कि 50 में से आपको कम से कम 45 नंबर लाना है ऑब्जेक्टिव में। उसके बाद जो सब्जेक्टिव होता है उसमें यदि आप 15 ही नंबर लाते हैं, कितना भी गिर जाएगा तो 15 नंबर तो दे ही देगा। अगर आपको नहीं भी याद है ना, आम मूली कटहल भी अगर लिख के आते हैं ना, तो बोर्ड आपको कम से कम एटलीस्ट 15 नंबर दे देगा। किंतु हम लोग सब्जेक्टिव पर भी ध्यान देंगे, समझ रहे हैं ना। मात्र 1 महीने की हम गारंटी लेते हैं, समझ रहे हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं सिर्फ अपने पार्ट की तरफ। जो आपका पार्ट है हम लोग क्या करने वाले हैं अभी, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव हम लोग देखने वाले हैं। और ऑब्जेक्टिव में हम लोग किस पार्ट का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं? मंगलम पार्ट का। तो आप लोग तैयार हैं? आर यू रेडी? ओके, रेडी सेडी गो। चलिए देखिए क्या है, आपका पहला क्वेश्चन है मंगलम कहाँ से संकलित है। तो वह मंगलम जो लिया गया है वो आपको उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से? बस इतना बात ध्यान में रखेंगे। पहले आपका फर्स्ट काम होना चाहिए क्वेश्चन को, प्रश्न को अभी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। प्रश्न को 1 बार नहीं 2 बार सही से पढ़ लो और कुछ नहीं आंसर को सही से देख लो। बाकी जो 4 को लिखा हुआ है ना ऑप्शन, उस पर ध्यान ही नहीं देना है कि ये कहाँ से उठ के आया, एलियन से लिखा गया है, कहाँ से लिखा गया है, इस पर कहीं से ध्यान नहीं देना है।
समझ रहे हैं ना, ये कुछ है भी या नहीं भी उससे मतलब नहीं, आपको सिर्फ दो ही बात ध्यान में रखना है, प्रश्न पढ़ना है, उसका आंसर देखना है। तो मंगलम कहाँ से संकलित है, तो मंगलम उपनिषद से संकलित है। कहाँ से, उपनिषद से, आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, मंगलम पाठ में कितने मंत्र है, तो मंगलम पाठ में वो 5 मंत्र है। कितने कितने मंत्र है, 5, पंच। तो हमें बस पंच पे ध्यान देना है, किस पे ध्यान देना है, पंच पे ध्यान देना है। आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बस क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर देखना है, ऑप्शन तो 4 को पढ़ना ही नहीं है हमें। उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो उपनिषद की रचनाकार है आपको महर्षि वेदव्यास। आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपनिषद के रचनाकार महर्षि वेदव्यास, ये बात ध्यान में रखेंगे। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, तो मंगलम पाठ के रचनाकार महर्षि वेदव्यास। मंगलम पाठ के रचनाकार महर्षि वेदव्यास, ध्यान में रखेंगे, मंगलम पाठ के रचनाकार महर्षि वेदव्यास, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी जिन बच्चों को लगता है कि कम समय में अच्छे कवर करना है, तो बस इसका एक ही ये रामबाण है, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर देखो। एक बार 2 बार क्वेश्चन पढ़ो, 2 बार आंसर देख लो, समझ रहे हैं ना। तो आपको अगर नहीं भी याद करते हैं तो एग्जाम में क्या होगा कि आपको जैसी क्वेश्चन आएगा ना, तो उस समय, सिर्फ उस समय तो ऑप्शन देखना। तो चूंकि क्या होगा, देखिए अब एक चीज़ में बस थोड़ा सा मैं यहाँ पे ट्रिक समझा देता हूँ कि इसके फ़ायदे क्या हैं। तो जैसे कि आपने क्वेश्चन पढ़ा कि उपनिषद के रचनाकार कौन है, और आपने सिर्फ पढ़ा महर्षि वेदव्यास, बस इतना ही, ऑप्शन नहीं देखना है, महर्षि वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास। अब मान लेते अभी पढ़ लिया और आपको याद नहीं है, अब एग्जाम में अगर आ गया कि उपनिषद के रचनाकार कौन है और उस समय आपको याद नहीं है, तो उस समय आप ऑप्शन पढ़ेंगे महात्मा विदुर, महर्षि वाल्मीकि, अब महर्षि वेदव्यास जैसी आएगा कि दिमाग में फट से क्लिक होगा, अरे यार याद तो नहीं है लेकिन इसको तो पढ़े थे, यही आंसर होना चाहिए, मार दोगे खटक से, समझ रहे हैं ना। तो यही होता है कम समय में अच्छी तैयारी का, इससे बढ़िया कोई तरीका ही नहीं आज तक बना है, समझ रहे हैं। तो सीधा आप क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़िए और आंसर देखिए। अणु से छोटा कौन है, तो अणु से छोटा मंगलम पाठ में आत्मा को बताया गया, किसको बच्चों, आत्मा को बताया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, आत्मा, बस इतना ध्यान रखेंगे, आत्मा, अणु से छोटा आत्मा। किसकी जय होती है, तो जय हमेशा सत्य की होती है। किसकी जय होती है, तो बच्चों हमेशा सत्य की जय होती है। किसकी जय होती है, सत्य की जय होती है। बस इसलिए मैं दोहरा रहा हूँ, इसलिए ताकि आप लोगों के कान में बस आंसर ही गूंजे, सिर्फ आंसर ही गूंजना चाहिए। बहती नदी कहाँ मिलती है तो बहती नदी जाकर के समुद्र में मिलती है। बहती नदी कहाँ मिलती है बुआ, समुद्र में मिलती है, बहती नदी समुद्र में मिलती है। जंतु की हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है, जंतु की इस हृदय रूपी गुफा में तत्व स्थित है। क्या स्थित है बच्चों, तत्व स्थित है, तत्व स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। तो ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया मुंडक उपनिषद में, किसमें, मुंडक उपनिषद में। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, मुंडक उपनिषद में ब्रह्मा को प्राप्त करने की के बारे में बताया गया है। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है, आखिर अगर आपको देवलोक जाना है तो किसके माध्यम से जा सकते हैं, तो सत्य के माध्यम से। ठीक है ना, देवलोक की प्राप्ति किससे होती है, सत्य से होती है, देवलोक की प्राप्ति सत्य से होती है। ठीक है, मैं इसलिए बार बार मैं सिर्फ आंसर ही रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में आंसर ही गूंजना चाहिए। सत्य से क्या प्राप्त होता है, तो बस उल्टा कर दिया है। देवलोक किसकी प्राप्ति जा सकते हैं, सत्य की प्राप्ति से। सत्य से क्या प्राप्त होता है, देवलोक प्राप्त होता है, बस उसको उल्टा कर दिया है। तो सत्य से देवलोक प्राप्त होता है, और देवलोक किससे जा सकते हैं, सत्य से जा सकते हैं, दोनों अपोजिट कर दिया। ठीक है, मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं, तो मृत्यु को वश में करते हैं कौन बुआ, तो विद्वान करते हैं। कौन करते हैं, विद्वान करते हैं, जिन्हें अथाह ज्ञान होता है। ठीक है, विद्वान करते हैं। अगला सवाल देखिए, उपनिषद एक कैसा ग्रंथ है बुआ तो उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। उपनिषद अगर पढ़ेंगे आप तो उपनिषद में आपको सबसे ज़्यादा डिटेल में लिखा गया है अध्यात्म के बारे में, आत्मा का अध्ययन, समझ रहे हैं ना। आपने फिजिक्स का अध्ययन करते हैं तो फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं, बायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, समझ रहे, केमिस्ट्री का कैसे अभिक्रिया होती है वो पढ़ते हैं, समझ रहे ना। तो उपनिषद अगर पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, तो आत्मा के बारे में मिलेगा। तो क्या क्या है, उपनिषद एक कैसा ग्रंथ है, तो आध्यात्मिक ग्रंथ है। क्या आध्यात्मिक ग्रंथ है। उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है बच्चों, तो उपनिषद में आपको परम पुरुष की महिमा का वर्णन किया गया। किसका, परम पुरुष का। ठीक है, किसका, परम पुरुष की महिमा का वर्णन किया गया है। ध्यान में रखेंगे आप लोग सिर्फ आंसर। ठीक है, उपनिषद की संख्या कितनी है, तो उपनिषद की संख्या 108 है, जिसमें से 13 मुख्य उपनिषद है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखेंगे, उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो 108, उपनिषदों की संख्या 108। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है
तो आत्मा के बारे में, आत्मा के गूढ़ रहस्य के बारे में कठोपनिषद में लिखा गया है। किस में लिखा गया है बच्चों? कठोपनिषद में लिखा गया है। ये बात ध्यान में रखेंगे, आत्मा के गूढ़ रहस्य के बारे में कठोपनिषद में लिखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? परमात्मा की महिमा का वर्णन किस में किया गया है? तो परमात्मा की महिमा, उस समय इससे पहले था आत्मा की महिमा, तो कठोपनिषद में। परमात्मा की महिमा वो किया गया आपको ईशावास्य उपनिषद में। किस में किया गया बच्चों? ईशावास्य उपनिषद में किया गया। आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञानी लोक और सॉरी ये ज्ञानी होगा, ये ज्ञानी लिखा गया है, सॉरी। ठीक है, तो ये ज्ञानी है। चलिए मैं ठीक है, ज्ञानी लोक और अज्ञानी लोक में अंतर क्या है? ज्ञानी लोक और अज्ञानी लोक में अंतर क्या है बच्चों? तो ये आपको श्वेताश्वतर अंतर है। ठीक है, क्या अंतर है? श्वेताश्वतर है। ठीक है, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? तो सत्येन पात्रेण हिरण्य सत्यस्य मुखम हिरण्य सत्यस्य मुखम अपिहितम, हिरण्येन पात्रेण सत्यस्य मुखम अपिहितम। मतलब क्या है कि हिरण्य के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। तो पूछ रहा है सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? तो हिरण्येन पात्रेण, कहीं पे है हिरण्मय पात्र से। किससे? हिरण्य पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। ठीक है। सत्य का खजाना कहाँ है? तो सत्य का खजाना बउआ आपको देवलोक में है। सत्य का खजाना नरक में थोड़ी मिलेगा। सत्य का खजाना देवलोक में है। देवलोक, देवलोक, सत्य का खजाना देवलोक में मिलता है। ठीक है, वहाँ सब लोग सत्य बोलते हैं। जंतु गुहयाम कह निहत, जंतु के गुहा में क्या निहित है? तो तत्वम निहित। क्या निहित है बच्चों? तत्वम निहित, तत्व निहित है। ठीक है, अनो अनियान कह, अनो से भी छोटा क्या है? अनो अनियान कह, अनु से भी छोटा क्या है? तो अनु से छोटा है आत्मा। अनु से छोटा क्या है बच्चों? आत्मा है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। हिरण्येन पात्रेण किम अपिहितम, हिरण्य के पात्र से क्या ढका हुआ है? हिरण्येन पात्रेण किम अपिहितम, हिरण्य के पात्र से क्या ढका हुआ है? तो हिरण्य के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। तो सत्यस्य मुखम, सत्यस्य मुखम अपिहितम। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है सत्यस्य मुखम केन अपिहितम, सत्यस्य सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? सत्यस्य मुखम केन अपिहितम, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तो हिरण्येन पात्रेण से ढका हुआ है। तो क्या हो जाएगा बच्चों? हिरण्येन पात्रेण, हिरण्येन पात्रेण सत्यस्य अपिहितम मुखम। ठीक है। चलिए अगला सवाल है अनु अनियान महतो मयान कह, अणु से भी छोटा और महान से भी महान क्या है? तो अणु से छोटा और महान से महान आत्मा है। क्या है बुआ? आत्मा है। तो सिर्फ आत्मा ध्यान में रखेंगे, आत्मा, आत्मा। अणु से छोटा, एकदम अणु कितनी छोटा होता है? केमिस्ट्री पढ़े हैं, अणु बहुत एकदम इतनी छोटा होता है कि हम लोग देख नहीं सकते, उससे भी छोटा आत्मा होता है। ठीक है, और महान से महान होता है। मंगलम पाठे कति उपनिषदस्य श्लोकान संति, मंगलम पाठ में मंगलम पाठ के किस उपनिषद में श्लोक मंगलम पाठे कति उपनिषदस्य श्लोकान, मंगलम पाठ में कितने उपनिषद का श्लोक है? तो 5 श्लोकान। कितने बच्चों? 5 श्लोकान संति, 5 श्लोक है। ठीक है, बोलो थोड़ा सा देख लीजिए, 5 श्लोक है। ठीक है बुआ, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रात्मम पुरुषः क उपैति, तो प्रात्मम पुरुषः विद्वान उपैति। ठीक है, सिर्फ आप आंसर ध्यान में रखेंगे। सत्यस्य धर्माय प्राप्तये किम अपाविर्णु, तो सत्यस्य धर्माय प्राप्तये, सत्य धर्माय प्राप्तये हिरण्य पातपम। क्या हो जाएगा? हिरण्य पातपम, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ आंसर आपको ध्यान में रख लेना है, हिरण्य पातपम। देवयान पंथा केन विदिता अस्ति, देवलोक किससे प्राप्त होती है? तो देवयान पंथा सत्येन विदिता अस्ति। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? सत्येन विदिता अस्ति। यहाँ पे डैश दिया हुआ है, लिखा हुआ है महतो मह्यान रिक्त स्थान पुण्यतः, महतो मह्यान से पहले जो रिक्त स्थान इसको पूरा करना है। तो एक श्लोक है इसका, अनोह अनियान महतो मह्यान, अणु से छोटा और महान से महान क्या है? तो यहाँ पे क्या भराएगा? अनोह अनियान। अनोह अनियान है कहीं पे? अनोह अनियान, अणु से भी छोटा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अगला सवाल देखते हैं। उपनिषदस्य रचनाकारः कः अस्ति। उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो उपनिषदस्य रचनाकारः महर्षि वेदव्यासः अस्ति। तो महर्षि वेदव्यास है, तो महर्षि वेदव्यास आपका बी राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है आपका, उपनिषदः कान प्रकटयन्ति। उपनिषद से क्या प्रकट होता है? तो उपनिषद से आपको दर्शन शास्त्र सिद्धांतान प्रकटयन्ति। तो इसमें क्या प्रकट होता है बच्चों? दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट होता है। ठीक है, एकदम आंसर एकदम सीधा दिमाग में फटाक फटाक सीधा आंसर आपको दिमाग में लग जाना चाहिए। एक बार पढ़ लो, बस 10 बार नहीं पढ़ना है, एक बार सिर्फ आंसर को कम से कम 2 बार ध्यान देना। आंसर पर 2 बार ध्यान देना। क्वेश्चन पढ़ो, आंसर को 2 बार पढ़ लो, बस आंसर ऑप्शन नहीं। एक बार पढ़ लो, भूल जाओ, उसके बाद एग्जाम में एक बार बैठना। ठीक है चलिए अगला सवाल है, मंगलम पाठस्य रचनाकारः कः अस्ति। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो मंगलम पाठस्य रचनाकारः महर्षि वेदव्यासः अस्ति। तो महर्षि वेदव्यास आपका राइट आंसर हो जाएगा। योर ऑप्शन शुड बी सी। ठीक है, किम जयम प्राप्नोति, किसकी जय होती है? तो सत्यम जयम प्राप्नोति, सत्य की जय होती है बच्चों, सत्य की जय होती है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। मंगलम पाठे कति मंत्रा संकलिता सन्ति। मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित किए गए हैं? तो मंगलम पाठे पंचा मंत्रा संकलिता सन्ति। तो पंच आपका पंच राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपनिषदे कस्य महिमा प्रधानतया गीयते। उपनिषद में किसकी महिमा को बताया गया है? तो उपनिषदे परम पुरुषस्य महिमा प्रधानतया गीयते। ठीक है, परम पुरुषस्य, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, परम, ये देख रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि इसमें मार देना, ये पर पुरुषस्य है, नहीं, परम पुरुषस्य महिमा प्रधानतया गीयते। 37 नंबर, उपनिषदस्य रचनाकारः कः अस्ति। उपनिषद के रचनाकार कौन है? उपनिषदस्य रचनाकारः महर्षि वेदव्यासः अस्ति। आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा बउआ। ठीक है, अगला सवाल, उपनिषदः कान प्रकटयन्ति। उपनिषद में क्या प्रकट होता है? तो उपनिषदः दर्शन शास्त्र सिद्धांतान प्रकटयन्ति। तो दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट होता है। ठीक है, दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट होता है। मंगलम पाठस्य, मंगलम पाठ की रचनाकारः कः अस्ति। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? रिपीट हो गया फिर से क्वेश्चन, तो लिखेंगे मंगलम पाठस्य रचनाकारः महर्षि वेदव्यासः अस्ति। योर ऑप्शन शुड बी सी, महर्षि वेदव्यास। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? मंगलम पाठ को लिखने वाले कौन है? महर्षि वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, उपनिषदः कस्य अंतिम भागे अस्ति। उपनिषदः कस्य अंतिम भागे अस्ति। तो उपनिषद जो है किसके अंतिम भाग में है? तो उपनिषद जो है आपको, वो आपको वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में ये उपनिषद मिलेगा। ठीक है, तो आपको आंसर हो जाएगा उपनिषदः वैदिक वांग्मयस्य अंतिम भागे अस्ति। वैदिक वांग्मय आपका राइट आंसर हो जाएगा बोल। ठीक है, तो बेहतरीन तरीका से बस इतना कोशिश करना है कि एक बार क्वेश्चन सही से पढ़ लेना है और 2 बार आंसर को फटाफट पढ़ लेना है। 2 बार वैदिक वांग्मयस्य, बस इतना कर लेना है, तो बाकी कुछ पढ़े या ना पढ़े भूल जाइए। एक के बाद एग्जाम में जैसे ही आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा कि उपनिषद कस्य अंतिम भागे अस्ति, ठीक है, आप अभी क्या पढ़े मालूम नहीं, और उसके बाद आप ऑप्शन ढूंढ रहे हैं रामायणस्य, लौकिक साहित्यस्य, वैदिक वांग्मयस्य, ध्यान में अरे यार हमने तो पढ़ा था, आहा मिल गया एकदम, समझ रहे ना। तो यही पढ़ाई का सबसे उत्तम व्यवस्था है पूरे सृष्टि में, समझ रहे ना। तो जो मैं बताया हूँ एक बार आप ट्रिक कर, एक बार बस, अच्छा ऐसा करना, अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा है ना मेरे ऊपर, तो एक बार मेरा लेक्चर कर लो, ठीक है। उसके बाद जो है किसी को पूछो कि वो 40 को जो क्वेश्चन है ना हमसे पूछ लो, तो और उसके बाद बोलना कि तुम ऑप्शन भी देना, ऑप्शन देना जरूर। आपको याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 4 को ऑप्शन बताना। आज जैसे 4 को ऑप्शन बताएगा ना, तो एक आंसर वाला आपके दिमाग में जरूर याद हो जाएगा, बोलेगा हाँ ये सही है, ये आंसर है, समझ रहे ना। एक बार मिला के देख लेना, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ बुआ वो पूरे प्रमाण के साथ, समझ रहे ना, हवाई बात नहीं करना है। क्योंकि हमारा चैनल ही हम लोगों ने बनाया है सर्च टॉपर्स, और समझ सकते हैं अगर सर्च टॉपर्स अगर हमारी अभियान है, अगर हम टॉपर्स को सर्च कर रहे हैं पूरे बिहार में 10वीं के बच्चों को, तो समझ सकते हैं कि मेरा मेंटेलिटी क्या होगा और हम किस तरह की कोशिश कर रहे होंगे, समझ रहे हैं। तो मिलते हैं आप लोग से फिर से ब्रेक के बाद, तो क्लास को ख़त्म करते हैं। और आप लोगों को हाँ एक बात और
कि आप लोगों को जो इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो ये टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा। टेलीग्राम से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और उसे जाकर के निकलवा सकते हैं कहीं से भी, समझे। तो A to Z चीज़ प्रोवाइड कराया जाएगा सर्च टॉपर्स के माध्यम से। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे बैठे बुआ टॉपर्स बनने की सपना को पूरा करो। एक तो आपको पैसा कम, दूसरी बात है स्मार्ट एजुकेशन। कोई भी चीज़ आप ये तो संस्कृत है ना, साइंस में पहले आओ ना फिर बताते हैं। साइंस में जो पढ़ोगे ना तो लगेगा डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हैं, पूरा का पूरा यहीं पर आपको सब कुछ चीर फाड़ करके दिखा देंगे, ठीक है। तो लगेगा कि हाँ स्मार्ट एजुकेशन बिहार बोर्ड वालों के लिए अब लगता है कि बिहार बोर्ड वालों के लिए कुछ किया जा रहा है, एक बहुत बड़ी पहल और नई पहल, समझ रहे हैं ना। स्मार्ट एजुकेशन फर्स्ट टाइम बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड वाले को भी पीछे छोड़ना है, समझ रहे हैं ना। अरे कुछ नहीं है वो, आप लोग ज़्यादा दिमाग नहीं होता है उन लोगों में, बस एक सही मार्गदर्शक और पढ़ाने वाले की ज़रूरत होना चाहिए और वो व्यवस्था होनी चाहिए, और वो व्यवस्था हम करेंगे आप लोगों के लिए। तो टेंशन नहीं लीजिए, टेलीग्राम आपको पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और जो मैंने बताया उतना कर लो, ये 30 दिन के लिए, ठीक है। उसका तो नए सेशन वाले के लिए देखना कि क्या धमाल मचाते हैं। तो क्लास को खत्म करते हैं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद।